पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन जो कि सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने साल भर में कई सारे पर्यटक आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप पचमढ़ी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको पचमढ़ी के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और साथ ही पचमढ़ी के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं पचमढ़ी। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम पहुंच सकते हैं पचमढ़ी के लिए। पचमढ़ी के लिए आप रेल मार्ग या बस मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है पचमढ़ी का वो है पिपरिया रेलवे स्टेशन, और यहां से पचमढ़ी के लिए रेगुलर साधन उपलब्ध रहते हैं। चाहे आप बस से आना चाहें तो भी आप पिपरिया रेलवे स्टेशन से बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप कोई कैब लेकर आना चाहते हैं तो उससे भी आ सकते हैं, और इस तरह की कुछ कैब टाइप की गाड़ियाँ भी चलती हैं यहाँ पर, जिनका भी चार्ज 100 रुपीज़ पर पर्सन का होता है। तो इन गाड़ियों से भी आप आ सकते हैं। और अगर डिस्टेंस की बात करें कि पिपरिया से पचमढ़ी का कितना डिस्टेंस है, तो लगभग 53 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और इस रास्ते को जब आप क्रॉस करेंगे तो काफ़ी हरियाली वाला रास्ता है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इस रास्ते से ट्रैवल करते हुए। तो चलिए अब जानते हैं स्टे फैसिलिटी के बारे में कि पचमढ़ी में आप कहाँ पर रुक सकते हैं। पचमढ़ी बस स्टैंड के पीछे काफ़ी सारी होटल्स बनी हुई हैं जिनकी वैरायटीज़ अलग अलग हैं, उनकी रेंजेस अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं किफ़ायती और बजट होटल की बात करूं तो ऑफ सीज़न में आपको 400-500 रुपये में ईजिली कोई भी होटल मिल जाएगा। लेकिन जो सीज़न वाला टाइम होता है उसमें रेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, लगभग 2 से 3 गुना रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं तो आराम से आपको 400-500 रुपये में बस स्टैंड के पीछे वाले इलाके में आराम से रूम मिल जाएगा। बस स्टैंड के पीछे ही पचमढ़ी का लोकल मार्केट भी है, तो अगर आप कुछ चीज़ें यहाँ ट्राई करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। पचमढ़ी की यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बाइसन लॉज आना होता है। बाइसन लॉज वो स्थान है जहाँ से आपको इस तरह का परमिट मिलता है, जिससे कुछ ऐसे स्थान हैं यहाँ पर जहाँ पर इस परमिट के बिना आप नहीं घूम सकते। और बाइसन लॉज का डिस्टेंस पचमढ़ी बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर का है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का परमिट लेना होता है, और फिर कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर हैं, जैसे कि बी फॉल, रीछगढ़। तो वहाँ पर इस तरह का परमिट लगता है, तो उसके परमिट की मदद से ही आप घूम पाते हैं। और अगर आप जिप्सी से भी घूमना चाहते हैं तो बाइसन लॉज से जिप्सी मिलती है, जिसका जो टैरिफ चार्ज है वो है 3200 रुपये, यानी कि 3200 रुपये कंप्लीट जिप्सी का। अगर आपको यहाँ पर कुछ और लोग मिल जाते हैं तो आप जिप्सी शेयर भी कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा कॉस्ट कम हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, 3200 रुपये एक दिन का कॉस्ट है ये एक जिप्सी के लिए। और ये जो परमिट कटता है इसका जो ड्यूरेशन है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक का इसका ड्यूरेशन होता है। और ये जो बाइसन लॉज खुलता है वो भी सुबह 9 बजे खुलता है, और इसका जो परमिट अवेलेबल रहता है वो 3 से 3:30 बजे तक आपको अवेलेबल रहता है। लेकिन आप शाम को 6 बजे तक घूम सकते हैं। इस परमिट में कुछ इस तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं। और ये बाइसन लॉज के अंदर एक म्यूज़ियम भी है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा म्यूज़ियम। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी कि बाइसन लॉज को जब आप इंटरनेट पे या गूगल पे, जैसे गूगल मैप पे अगर सर्च करेंगे तो बाइसन लॉज शायद आपको नज़र ना आए, आपको नज़र आएगा सुवेनियर शॉप। तो उससे कंफ्यूज ना होइए, सुवेनियर शॉप यानी कि बाइसन लॉज, इसको आप गूगल पे मैप पर डालकर आ सकते हैं। पचमढ़ी घूमने के लिए हमने एक स्कूटी रेंट पर ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये स्कूटी का रेंट हमें 500 रुपये पड़ा है एक दिन के लिए, और ये जो परमिट हमारा इस स्कूटी के साथ 2 जनों के लिए कटा है वो 110 रुपये का है। तो सिर्फ 110 रुपये के परमिट में स्कूटी भी आ गई, हम भी आ गए, और आराम से हम पचमढ़ी को सस्ते में घूम सकते हैं। हमें इसमें कोई जिप्सी बुक करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर जिप्सी में आपको शेयरिंग नहीं मिल पाती है और जिप्सी आपको 3200 रुपये थोड़ा महंगा लग रहा है, तो बाइक या स्कूटी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। पचमढ़ी घूमने के लिए आपको 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। इसमें आप पचमढ़ी को आराम से घूम सकते हैं। और पचमढ़ी में एक ही पेट्रोल पंप है जो कि है पांडव गुफाओं के पास में। तो सबसे पहला स्थान जो कि आप पचमढ़ी में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है बी फॉल्स, जो कि अभी आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा फॉल है, लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ शुरू से कि आप बी फॉल्स कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि इसका रास्ता थोड़ा सा रोमांचक है। पचमढ़ी में जब आप बी फॉल के लिए जाएंगे और आपके पास स्कूटी है, आपने जिप्सी बुक नहीं करी है, आपने स्कूटी रेंट पे ली है,
तो फिर आपको स्कूटी 2.5 किलोमीटर पहले ही पार्क करनी पड़ती है और फिर बाकी का रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। जैसे कि आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये पैदल आपको पार करना होता है। लेकिन अगर जिप्सी आपके पास होती है तो वो काफ़ी आगे तक ले जाती है, तो शायद आपको आधा किलोमीटर के आसपास ही चलना पड़ता है। ये 2 किलोमीटर का रास्ता आपका बच जाता है। तो ये 1-2 जगह हैं जहाँ पर स्कूटी नहीं जाती, जैसे कि धूपगढ़ में स्कूटी नहीं जाती, और एक बी फॉल के लिए जब आप जाएंगे तो 2.5 किलोमीटर पहले ही स्कूटी रख दी जाएगी। बस ये 2 ही डिसएडवांटेज हैं, बाकी सब जगह स्कूटी जाती है। बी फॉल तक जाने का रास्ता भले ही लंबा है, 2.5 किलोमीटर का है, थोड़ा लंबा आपको लगेगा ऐसे चलते वक्त, लेकिन रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। आपको वाकई में लगेगा कोई नेचर ट्रायल ट्रैकिंग आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आप उतरते हैं तो ढलान वाला रास्ता है, लेकिन जब आप चढ़ते हैं तो वही ढलान वाला रास्ता आपके लिए खड़ी चढ़ाई बन जाता है। अब ये वो स्पॉट है, अगर आप जिप्सी बुक करते हैं पचमढ़ी घूमने के लिए तो जिप्सी यहाँ तक लेकर आती है। अगर आप बी फॉल के लिए आते हैं, यहाँ से बी फॉल जस्ट नीचे ही है, लगभग 400 मीटर 500 मीटर के आसपास, आधा किलोमीटर के लगभग। तो फाइनली काफ़ी लंबा रास्ता पार करने के बाद, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम पहुँच चुके हैं बी फॉल में, जिसका नज़ारा कुछ इस तरह से है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जितना भी आप पैदल चल के आएंगे सारी थकान यहाँ पर दूर हो जाएगी, बिकॉज़ ये जो ब्यूटी है वाकई में वर्थ इट है। बी फॉल से आगे बढ़ते हुए अब हम चल रहे हैं रीछगढ़ की ओर, जो कि एक काफ़ी एक्साइटिंग प्लेस है और ये बी फॉल के काफ़ी करीब भी है। कुछ डिस्टेंस को पार करके हम पहुंच जाते हैं रीछगढ़ के लिए, लेकिन रास्ते में ही एक पॉइंट आता है जहां से रास्ता फटता है डचेस फॉल के लिए। लगभग 4 किलोमीटर अंदर जाकर इस रास्ते से हम पहुँच जाते हैं डचेस फॉल के लिए। अभी फ़िलहाल हम डचेस फॉल के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रीछगढ़ के लिए। लेकिन अगर आप कभी आते हैं तो आप डचेस फॉल भी जा सकते हैं इस मार्ग को यूज करके। रीछगढ़ जाने के लिए जो रास्ता है वो लगभग 300 मीटर का है, जहां से पार्किंग है। पार्किंग एरिया से आपको लगभग 300 मीटर के करीब आगे की ओर जाना होता है, इस तरह से सीढ़ियां पार करते हुए, और फिर आप पहुंचते हैं मेन स्पॉट पर। तो फाइनली इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रीछगढ़, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। रीछगढ़ में इस आकृति को देख के ऐसा लगता है जैसे कि कभी किसी टाइम पर यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी बहता हो और पानी की वजह से ये जो कटआउट्स हैं इस तरह से बन गए हों। रीछगढ़ में आप देखेंगे तो दीवारों पर आपको कुछ इस तरह की रॉक पेंटिंग्स भी नज़र आएंगी, जो कि बहुत साल पुरानी है। जो बड़ी गुफा है उसके पास ही एक छोटी गुफा भी जाती है, जो कि थोड़ी सी पतली है और इसमें थोड़ा सा झुक कर जाना पड़ता है आपको, लेकिन अंधेरा होने की वजह से बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर। और बीच बीच में छोटी गुफा के अंदर भी इस तरह के छोटे छोटे होल्स हैं। बड़ी गुफा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अंदर तक जाया जा सकता है। और अब यहाँ से आगे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है पचमढ़ी के अंदर, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इधर भी देखेंगे तो इस तरह की जो ये गुफानुमा स्ट्रक्चर से वो बने हुए हैं, और पुराने ज़माने में जैसे मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पानी बहता होगा, जैसे कि वहाँ से पानी आ रहा है और पानी बहता हुआ है इससे जा रहा है, उस वजह से ये स्ट्रक्चर बन गए हैं। और ये जड़ें भी, जो पेड़ों की जड़ें हैं वो नीचे तक आई हुई हैं, और यहाँ से थोड़ा झुक करके आगे की ओर बढ़ना होता है। इस पतली वाली गुफा से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे कुछ इस तरह का नज़ारा आपके सामने नज़र आएगा। ये जस्ट इसके नीचे गुफा का मुहावना है, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा आप सनसेट भी एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा जंगल है जिसका नज़ारा भी यहाँ से नज़र आता है। इस प्लेस को मस्ट विज़िट कीजिए, काफ़ी एडवेंचरस और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अगला स्थान जो हम पचमढ़ी में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है पांडव गुफाएं। और इन गुफाओं की खास बात कि जो पचमढ़ी को नाम मिला है पचमढ़ी, वो इन गुफाओं की वजह से मिला है, क्योंकि यहाँ 5 गुफाएं हैं जो कि महाभारत काल से संबंधित हैं। जो पांडव थे महाभारत में, उनको जब अज्ञातवास दिया गया था तो अज्ञातवास के दौरान वो इन्हीं गुफाओं में कुछ समय के लिए ठहरे थे। इस वजह से इन्हें पांडव गुफाएं कहा जाता है। और जो पचमढ़ी का नाम है वो यहीं से उत्पन्न हुआ है। ये बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं, और बाद में इनको बौद्ध भिक्षुक जो होते हैं, यानी कि बौद्ध मॉन्क जो होते हैं, उनके द्वारा यूज़ किया गया है।
पांडव गुफाओं को घूमने के लिए आपको किसी तरह का चार्ज नहीं देना होता और इसमें फॉरेस्ट का परमिट भी नहीं लगता, तो आप बिना परमिट के भी पांडव गुफाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला स्थान जो आप पचमढ़ी में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है हांडी खो, यानी कि एक ऐसी खाई जो कि पचमढ़ी की सबसे गहरी खाई है। इसका जो नीचे अगर हम इसकी हाइट देखें तो 300 फीट गहरी खाई है ये। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ से देखिएगा, बहुत गहरी खाई है। हांडी खो से जुड़ी एक पुरानी कथा है कि भगवान शिव ने एक नाग रूपी राक्षस को यहाँ एक बड़े चट्टान के नीचे दबाकर रखा था, ऐसा कहा जाता है पौराणिक कहानियों के अनुसार। और यहाँ एक बहुत ही अच्छा पिक्चर पॉइंट भी बनता है, जब आप यहाँ से पिक्चर्स लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत वो लगते हैं। अब बात करते हैं पचमढ़ी में खान पान किस तरह का अवेलेबल है, यानी कि किस तरह के फूड आइटम्स यहाँ अवेलेबल है और सस्ते में आपको अच्छा खाना कहाँ मिल सकता है। यहाँ बहुत तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे के आपको ऐसे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर फूड आइटम मिलते हैं, लेकिन सबसे सस्ती और सबसे अच्छी जगह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि है चौपाटी, जो कि बस स्टैंड से थोड़ा सा आप नीचे उतरेंगे आपको नज़र आएगी ये स्थान। और यहाँ पे जो खाने का रेट्स हैं वो बहुत कम है, 60-70 रुपीज़ के अंदर आपको एक प्लेट खाना मिल जाएगा इजीली। हमने यहाँ खाना ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डिलीशियस था। और जहाँ पे ट्राई किया उस जगह को दिखाने जा रहे हैं। ये एक रेस्टोरेंट है चौपाटी के अंदर, जहाँ पर 70 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से थाली मिलती है, जिसमें दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और काफ़ी अच्छा आपको बिल्कुल घर जैसा फ्लेवर आएगा। और भी कुछ शॉप्स हैं जैसे कि आप यहाँ पास में भी देख सकते हैं, इस तरह की दुकानें काफ़ी, मतलब ये एक तरह से एक अलग ही एरिया बना दिया गया है फूड के लिए, जहाँ पर आपको सस्ता और अच्छा खाना उपलब्ध हो जाएगा, तो आप यहाँ पर खाना ट्राई कर सकते हैं। स्कूटी एक अच्छा साधन है जब आप पचमढ़ी में घूमना चाहते हैं, क्योंकि स्कूटी से बहुत एक तरह से आप फ्री रहेंगे, क्योंकि जिप्सी में आपको शेयरिंग मिलती है नहीं मिलती है, और पसंद के लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं। आपको शायद प्रॉब्लम हो या ना हो ये गारंटेड नहीं है, लेकिन आप स्कूटी से एक तरह से फ्री रहते हैं कि आप जहाँ चाहना चाहें वहाँ जा सकते हैं, जितनी देर रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। एक तरह से ये आपको आज़ादी देती है पचमढ़ी में घूमने की। अगला स्थान जो आप पचमढ़ी में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है प्रियदर्शनी पॉइंट, और इसे इको पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ें गूंजती हैं। और ये जो पॉइंट है ये उसी रास्ते पे पड़ता है, जब आप बड़ा महादेव और गुप्त महादेव के लिए जाएंगे ये रास्ता वहीं जाता है, तो रास्ते के बीच में आपको प्रियदर्शनी पॉइंट पड़ेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस पॉइंट को देखते हैं। प्रियदर्शनी पॉइंट तक जाने के लिए कुछ इस तरह की स्टेप्स बनाई गई हैं जिनसे होकर आपको गुजरना होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं प्रियदर्शनी पॉइंट के एक्चुअल साइड पे। यहाँ पर अगर हम ज़ोर से चिल्लाते हैं या कुछ बोलते हैं तो उसकी इको सुनाई देती है, यानी कि जो हमारी साउंड है, जो भी हमने बोला वो वापस से टकरा करके आता है और हमें 2-3 बार वही आवाज़ सुनाई देती है। तो एक बार ट्राई करते हैं इस इको पॉइंट पर ज़ोर से कुछ बोल करके। बहुत धीमी सी आवाज़, हाँ धीमी सी आती है, आवाज़ आती है लेकिन थोड़ी धीमी सी आती है, और इस डायरेक्शन में आती है जहाँ आपको बहुत सारा गैप नज़र आ रहा है। यहाँ दूर तक आप सुनेंगे तो थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ आएगी, लेकिन इको होता है। तो आप भी आएँ और ऐसा ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। प्रियदर्शनी पॉइंट से चौरागढ़ महादेव मंदिर का दृश्य काफ़ी अच्छा नज़र आता है, जैसे कि आप देख पाएंगे। ये है चौरागढ़ महादेव मंदिर, जो कि जस्ट पहाड़ की जस्ट ऊपर की चोटी पर बना हुआ है, और आप दूर से देख रहे हैं हम इसको काफ़ी जूम पे, बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर है। महादेव जाते वक्त आपको कुछ इस तरह का रास्ता नज़र आएगा, जो कि बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं, और रास्ते में आपको इस तरह से बोर्ड्स भी नज़र आएंगे, साइन बोर्ड्स, जिनमें सारे डायरेक्शंस और किलोमीटर्स लिखे होंगे। और जो जंगल है बहुत ही खूबसूरत और घना है। महादेव मंदिर एक काफ़ी खूबसूरत स्थान पर है, और कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर तक जाती हैं। अब हम चल रहे हैं बड़ा महादेव गुफा के अंदर। महादेव मंदिर की गुफा में अंदर इस तरह से पानी बहता रहता है, और बहुत ही प्राचीन और देखने लायक जगह है ये, देखने लायक मस्ट विज़िट प्लेस है, आपको यहाँ आना चाहिए। हम अंदर चलते जा रहे हैं। महादेव मंदिर अंदर है, और इस तरह से नेचुरल पानी है जो कि बहता रहता है। अंदर अंधेरा रहता है, तो थोड़ा सा फ्लैश लाइट का यूज़ करके आप आएँ। और ये है बड़ा महादेव मंदिर जो कि गुफा के अंदर है। जय महादेव।
बड़ा महादेव गुफा में कुछ इस तरह से ये जो कुंड बना हुआ है ये भी शिवलिंग की आकृति का ही बना हुआ है, और ऊपर से देखेंगे तो हर जगह से आपको पानी रिसता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल, एक प्राकृतिक गुफा है और वाकई में ये जगह आपको मस्ट विज़िट करनी चाहिए। ये तो है बड़ा महादेव गुफा, ये है माँ पार्वती की गुफा, और इधर है काल भैरव मंदिर जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। बड़ा महादेव मंदिर से ही एक रास्ता जाता है सीधा, जो कि जाता है चौरागढ़ महादेव मंदिर के लिए, और ये रास्ते का डिस्टेंस सर कितना है? लगभग 4.5 किलोमीटर जाना और आना, मतलब 9 किलोमीटर हो गया टोटल, मतलब 4.5 किलोमीटर आपको पहाड़ी वाला रास्ता है ये। हाँ जी। घुमावदार रास्ते से होते हुए पैदल जाना पड़ता है, ऊपर कोई गाड़ी तो नहीं जाती? नहीं, गाड़ी नहीं, पैदल ही जाना है आपको। पैदल ही जाना होता है। 1365 सीढ़ी ऊपर जाना है आपको। कितनी? 1365 सीढ़ियाँ हैं, यानी कि 1365 सीढ़ियाँ हैं। और कितना टाइम लग जाता है? लगभग 3 घंटा चढ़ने का, 2 आने का, 5 घंटे लगता है। 5 घंटे जाने आने का लगता है। और ऊपर भगवान शिव का मंदिर शिव जी का है। जो पुरानी जो मूर्ति खंडित हो गई थी वो नीचे रखी है जी, जो नई मूर्ति है वो ऊपर रखी है। ऊपर रखी है। वो लाखों से त्रिशूल लेंगे। अच्छा। 300 किलो से लेकर सब पूरे बड़े तक की है। ओके। और वहाँ से व्यू पॉइंट भी होगा? पूरा व्यू पूरा दिखता है। व्यू पॉइंट है। अच्छा, तो ये अगर आप हाइकिंग ट्रैकिंग करना चाहते हैं पचमढ़ी के अंदर, तो आप चौरागढ़ महादेव के लिए भी जा सकते हैं। बहुत पुराना मंदिर है, मस्त मंदिर है। अच्छा, थैंक यू सर। एक और रास्ता है चौरागढ़ महादेव जाने के लिए, और ये रास्ता गुप्त महादेव मंदिर के साइड से होकर जाता है। थोड़ा सा बड़ा महादेव से साइड से रास्ता है ये एक अलग से। यहाँ से जो डिस्टेंस है चौरागढ़ का वो 3.4 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी वाला रास्ता ही है। और गुप्त महादेव तो 0.2 किलोमीटर है, यानी कि जस्ट पास में ही है। ये है गुप्त महादेव मंदिर तक जाने का रास्ता। वैसे ये गुफा है, पतली सी गुफा है, हम आपको अंदर से दिखाएंगे। और एक और चीज़ कि ये चौरागढ़ जाने का एक शॉर्टकट रास्ता भी है। उधर वाला जो बड़ा महादेव से रास्ता जो जाता है वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, और ये वाला थोड़ा शॉर्टकट है। गुप्त महादेव तक जाने का रास्ता काफ़ी सकड़ा है और पतली सी गुफा है, जिससे होकर हमें अंदर की ओर जाना होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। गुप्त महादेव मंदिर के अंदर 8 लोगों की एक साथ जाने की कैपेसिटी है, यानी कि 8 लोग एक साथ जा सकते हैं। लेकिन उधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, तो बीच में जगह नहीं हो पाती, इसलिए एक एक करके ही आदमियों को जाना होता है। मंदिर के बाहर हनुमान जी का भी एक स्टैचू है, जहाँ पर भी आप नमन करके आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा महादेव मंदिर का डिस्टेंस पचमढ़ी से लगभग 12 किलोमीटर का है, जैसे कि आप साइन बोर्ड में भी देख सकते हैं। और इन्हीं के पास आप गुप्त महादेव और चौरागढ़ महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। अगला स्थान जो आप पचमढ़ी में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है राजेंद्र गिरी उद्यान। और ये एक पहाड़ है, उसके ऊपर जाकर के एक उद्यान बनाया गया है। उद्यान यानी कि एक गार्डन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है पचमढ़ी का। तो हम पहुँच चुके हैं व्यू पॉइंट पर राजेंद्र गिरी गार्डन के, और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा जो नज़ारा है वो नज़र आता है। पूरी ये सतपुड़ा रेंज है। राजेंद्र गिरी व्यू पॉइंट पर कुछ इस तरह की चेयर्स भी लगाई गई हैं, जहां पर बैठकर आप सुबह और शाम को इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद भी ले सकते हैं। राजेंद्र गिरी जाने का रास्ता काफ़ी ऊंचा है, यानी कि एक पहाड़ की चढ़ाई है, जैसे कि आप रोड देख सकते हैं, घुमावदार पहाड़ के ऊपर बनाए गए हैं। तो अगर आपके पास कोई साधन है तो आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं, अदरवाइज़ पैदल आना थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। अगला स्थान जो आप पचमढ़ी में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है सतपुड़ा एडवेंचर क्लब। जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख पा रहे होंगे, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरह की ATV बाइक की राइड भी आप कर सकते हैं। ये जो साइजेस के हिसाब से इनकी जो चार्जेस हैं, ये 500 का है, ये भी 500 का है, और ये जो छोटा वाला है ये 300 का राइड होता है। कितने मिनट का होता है सर? एक राउंड होता है 600 मीटर का, उसका ये चार्ज है। कुछ इस तरह की पैरासेलिंग वाली एक्टिविटी है जो भी आप पचमढ़ी में कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और एक्टिविटीज़ के जो प्राइजेज़ हैं मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जो एक्टिविटीज़ के चार्जेस हैं यहाँ सारे लिखे हुए हैं। जिप लाइन का 500 रुपीज़। अगर पैरासेलिंग आप करना चाहते हैं, जिसको जिप्सी के पीछे एक पैराशूट रहता है उसके साथ उड़ाते हैं आपको एक तरह से रस्सी से,
तो उसमें 600 रुपीज़ चार्ज है, लेकिन ये 600 रुपीज़ एक पर्सन का चार्ज है। और यहाँ पर 2 पर्सन का पैरासेलिंग करना कंपलसरी है, यानी कि 1200 रुपये चार्ज लगेगा। सतपुड़ा एडवेंचर क्लब के पास एक झील है जस्ट आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जहाँ पर इस तरह से बोटिंग की जाती है और बोटिंग के साथ साथ जिप लाइन की सुविधा भी है, यानी कि जिप लाइन जो एडवेंचर स्पोर्ट है उसका मज़ा भी आप ले सकते हैं। अगला स्थान जो हम पचमढ़ी में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है जटाशंकर महादेव मंदिर, और ये स्थान बहुत ही नेचुरल ब्यूटी के बीच में बसा हुआ है। ये सामने जो फेस बना है, हाँ यहाँ से लेकर वो वहाँ तक, हाँ ये 13 फुट का है। नेचुरल बना हुआ अपने आप मगरमच्छ है ये 13 फीट का। साइड में जो बनी छोटी 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 पूरी शिवलिंग जो 108 108 शिवलिंग है। हाँ, मगरमच्छ की आकृति के ऊपर शिवलिंग बना है, नेचुरल है। अपन जहाँ खड़े हैं अभी, हाँ जी, जटाशंकर मंदिर में। हाँ ये पूरा जटाशंकर मंदिर क्या है, जटाशंकर जो है शिव शेषनाग जी के नीचे बने हुए, शेषनाग के। हाँ। अपन जब ये शिवलिंग नीचे उतरे हैं यहाँ पे, हाँ तो शेषनाग के मुंह के अंदर आ गए हैं। शेषनाग के मुंह के अंदर आ चुके हैं। आइए दिखा रहा हूँ यहाँ से, आइए ये वाला पोर्शन। ये शेषनाग है, ये 2 आंखें भी है उनकी, शेषनाग की, ये उनका फन है। और उसके शेषनाग के नीचे हम लोग आ चुके हैं। नीचे जटाएं बनी पूरी शंकर जी। शंकर जी के। पानी बह रहा है। जय महादेव, हर हर महादेव। ये सामने शेषनाग का है, हाँ, नीचे जो बनी छोटी सी भी मैन मंदिर जटाशंकर की पूजा होती है, नीचे होती मैन जाइए। शेषनाग नीचे जटाएं, ये पूरी जटाएं। ये सब जटाएं हैं भगवान की। अपन जो गुफा देखने वाली, हाँ ये गुफा गई है कम से कम 13 किलोमीटर अंदर। अच्छा, ऐसे गहरी गहरी 13 किलोमीटर। 13 अपने इधर पचमढ़ी में जो मेला भराता है नाग पंचमी का, हाँ हाँ यहाँ पे आते हैं 10 लाख आदमी नाग पंचमी में। अच्छा। जहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं, अपन जो पानी देख रहे हैं वाला पूरा पानी अंदर से निकल रहा है। नेचुरल पानी 12 महीने रहता है। इतना इसी पानी जितने भक्त आते हैं, आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अंदर पे पूजा पाठ करते हैं। और इससे जा सकते हैं? नहीं जाते नहीं जाते, ये तो बंदे छोटी रास्ते, गुफा है। छोटी गुफा है। पचमढ़ी में ही सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, जहां पर वाइल्ड लाइफ सफारी कराई जाती है। और अगर आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी करना चाहते हैं तो टाइगर रिजर्व के पचमढ़ी जोन का टिकट भी बाइसन लॉज से ही मिलता है, तो आप यहां से टिकट परचेज करके सफारी में भी जा सकते हैं। हालांकि पचमढ़ी जोन में टाइगर दिखने के, टाइगर साइटिंग के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जंगल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सफारी के लिए जा सकते हैं। और ये है म्यूज़ियम का खूबसूरत सीन जो कि बाइसन लॉज पर बना हुआ है। यहाँ पर आप कुछ इस तरह के काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स देखेंगे जिनके स्टैचूज़ यहाँ पर बने हुए हैं। और इन सभी स्थानों के अलावा पचमढ़ी में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं धूपगढ़, जो कि एक बहुत अच्छा नेचुरल पॉइंट है जहां से सतपुड़ा रेंज का काफ़ी अच्छा नज़ारा नज़र आता है। हालांकि आप स्कूटी से धूपगढ़ के लिए नहीं जा पाएंगे, वहां के लिए आपको जिप्सी ही बुक करनी होती है। धूपगढ़ के साथ साथ आप पचमढ़ी में देख सकते हैं अप्सरा विहार और अप्सरा वाटरफॉल, और देख सकते हैं रजत प्रपात जो कि काफ़ी ऊंचाई से गिरने वाला एक वाटरफॉल है। और साथ ही देख सकते हैं कैथोलिक चर्च पचमढ़ी में। पचमढ़ी के इन सभी स्थानों के खुलने और बंद होने का टाइम है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का। वैसे परमिट में तो 9 बजे से 6 बजे तक का है, लेकिन 5 साढ़े 5 बजे तक ये लगभग बंद होने लगती हैं, तो इससे पहले ही आप ये सारे स्पॉट्स अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। पचमढ़ी घूमने के लिए जो पीक सीज़न होता है वो अप्रैल टू जून का होता है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्राउड आपको यहाँ मिलेगा और सबसे ज़्यादा रेट्स आपको मिलती हैं। तो अगर आप चाहें तो इस टाइम पीरियड को अवॉइड करके नॉर्मली साल में कभी भी और आ सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और स्पेशली जो होली, दिवाली, दशहरा या फिर क्रिसमस की जो छुट्टियाँ होती हैं उस टाइम पर भी अवॉइड करें आना, क्योंकि उस टाइम पर भी क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करें पचमढ़ी घूमने के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो आपके लिए 2 दिन सफिशेंट रहेंगे। 2 दिन में आप आराम से पचमढ़ी को घूम सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी तरह पचमढ़ी के लिए सेल्फ टूर अरेंज कर सकते हैं या फिर एक टूर पैकेज बुक कर सकते हैं जिसमें कि सारी सुविधाएं ट्रैवल कंपनी आपके लिए अरेंज करके देती हैं, जिससे कि बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप अपने टूर को एंजॉय कर सकते हैं।
अगर आप टूर पैकेज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो ये है पचमढ़ी की सभी टूरिस्ट प्लेसेस और पचमढ़ी घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।